गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम कक्षा 10 का चैप्टर 1 के हैं, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। इसके एग्जाम्पल 1 2 3 4 उदाहरण पढ़ेंगे। ये हमारी सीरीज का अध्याय 2 चैप्टर 1 का लेक्चर 2 है। चलो देखते हैं उदाहरण संख्या 1 देखते हैं। उदाहरण संख्या 1 है, संख्या 4n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृत संख्या है। 4 की घात n, इस पर अपन को बात करनी है। और n एक क्या है? प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की घात n अंक शून्य पर समाप्त होती है। यानी हमें n का कोई ऐसा मान बताना है जिससे कि 4 की घात n का मान में इकाई का अंक 0 हो। तो देखते हैं, जैसे 4 की घात n, इसका मान निकालना है अपन को। n बराबर 1 पर, n बराबर 1 के लिए 4 की घात 1 यानी 4। n बराबर 2 रख के देखे तो 4 की घात 2 यानी मान हो जाएगा 4 चौक 16। n बराबर 3 रख कर देखें तो 4 की घात 3 मान हो जाएगा अपना 64। इसी प्रकार n का मान 4 रख कर देखें तो 4 की घात 4 और मान हो जाएगा 256। इसी प्रकार n का मान 5 रख के देखें तो 4 की घात 5 और ये आएगा 1024। देखने की ये बात है, क्या n के इतने मान रख लिए, किसी में भी इकाई का अंक 0 थोड़ी ना है। 0 नहीं आया, 0 नहीं आया। हमें ये बताना कि n के किस मान के लिए इकाई का अंक 0 होगा। तो 0 आने के लिए किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में 5 व 2 होना अनिवार्य है। तो हम लिखेंगे किसी संख्या शून्य पर समाप्त होने के लिए संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य गुणनखंडों में 5 व 2 व 5 आवश्यक या अनिवार्य रूप से होना चाहिए। लेकिन यह देखते हैं अपन, जब 4 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो क्या आता है? 2 गुणा 2। तो 4 के अभाज्य गुणनखंड में में 4 के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, नहीं है। इसलिए n के किसी भी मान के लिए
4 की घात n अंक शून्य पर समाप्त नहीं होगा। तो देखो भाई, किसी भी संख्या का शून्य पर समाप्त होने के लिए उस संख्या के अभाज्य गुणनखंडों के अंदर 2 और 5 होना अनिवार्य है। जैसे कि 10, तो 10 के जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे अपन तो क्या आएंगे, 2 और 5, इसलिए ये शून्य पर समाप्त हो रहा है। 20 के करें तो 2 गुणा 2 गुणा 5, इसमें भी 2 और 5 शामिल है। इसी प्रकार उदाहरण संख्या 2 देखते हैं अब। तो चलते हैं उदाहरण संख्या 2 पर। उदाहरण संख्या 2 है, संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ये दो संख्या दे रखी है, इनका एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले तो हम इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। छह के अभाज्य गुणनखंड, 6 2 तिया 6, 2 से 3 टाइम और 3 से 1 बार। इसी प्रकार 20 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 का भाग 10 बार, फिर 2 का भाग 5 बार और 5 का भाग 1 बार। इस प्रकार 6 को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखें तो 2 गुणा 3, और 20 को लिखें तो 2 गुणा 2, ये 2 का स्क्वायर लिख देते हैं, 2 स्क्वायर गुणा 5। तो सबसे पहले एचसीएफ लिखें। एचसीएफ 6 और 20 का एचसीएफ निकालो। तो एचसीएफ के अंदर जो दोनों में कॉमन होती है उसे लेते हैं और कम घात के साथ लेते हैं। तो देखो दोनों में 2 हैं, यहाँ 2 स्क्वायर, यहाँ 2, तो क्या लेंगे एचसीएफ के अंदर 2। 5 20 के अभाज्य गुणनखंडों में है लेकिन 6 के में नहीं है, तो 5 नहीं लेंगे। और 3 6 में है लेकिन 20 के अभाज्य गुणनखंडों में नहीं है। तो 6 और 20 का जो एचसीएफ निकल के आया वो क्या है, 2। इसी प्रकार इनका एलसीएम निकालें, 20 का और 6 का एलसीएम। एलसीएम निकालते समय हम सभी अभाज्य गुणनखंडों के नंबर को लेते हैं और मैक्सिमम घात, जैसे 2 यहाँ पर 1 बार और यहाँ पर 2 की घात 2, तो क्या लेंगे 2 की घात 2। 3 इसमें है तो 3 भी लेंगे और इसमें लेंगे 5। 2 की घात 2 का मान 4, 5 तिया 15, 15 को 4 से गुणा करेंगे तो 60, जो कि इसका एचसीएफ है। तो सॉरी एलसीएम है, एचसीएफ निकल के आया 2 और एलसीएम निकल के आया 60। अब देखते हैं इसका उदाहरण संख्या 3। चलते हैं उदाहरण संख्या 3 पर। उदाहरण संख्या 3 में अभाज्य गुणनखंड विधि यानी जो अभी की थी द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। पहले तो इनका एचसीएफ ज्ञात करना है और फिर एलसीएम। तो सबसे पहले अपन करते हैं इनके अभाज्य गुणनखंड। तो 96 के करो अभाज्य गुणनखंड। छिन्नवे 2 का भाग देंगे, 2 चौके 8, 2 8 16, फिर 2 का देंगे, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर 2 का देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 का देंगे 6 बार, फिर 2 का देंगे 3 बार, फिर 3 का देंगे
एक बार। इसी प्रकार अब निकालते हैं 404 के अभाज्य गुणनखंड। 404, 2 का भाग 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर 2 का 2 एकम 2, 2 एकम 2। 101 अभाज्य संख्या है, तो 101 गुणा 101 में 101 का भाग। देखो 96 के जो अभाज्य गुणनखंड हैं वो हैं ये। 96 को अभाज्य गुणनफल को किस संख्या के रूप में लिखें, तो 5 बार तो 2 हैं, तो 2 की घात 5 गुणा 3। इसी प्रकार 404 को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखेंगे, 2 की घात 2 गुणा 101। पहले एचसीएफ एचसीएफ 96 व 404 का एचसीएफ। जो निकल के आया, देखो 2 की घात 2, 2 की घात 5। एचसीएफ में घात कम वाला लेते हैं, तो 2 की घात 2, 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, और 101 इसमें है, इसमें नहीं है, तो निकल के आ गया एचसीएफ 4। अब निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम निकालेंगे तो 2 की घात 5, 2 को मैक्सिमम घात के साथ लेंगे, 2 की घात 5 गुणा 3 गुणा 101। गुणा करें तो 2 की घात 5, इसका मान हो गया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 गुणा 3 गुणा 101, यानी अब इन्हें गुणा करें तो 96 गुणा 101। अब करें इन्हें गुणा तो 96 और फिर 96, 9696, जो कि क्या निकल के आया इसका एलसीएम। उदाहरण संख्या 4 है। संख्या 6, 72 और 120 तीन संख्याएं हैं का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसमें भी एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, तो सभी का पहले अपना अभाज्य गुणनखंड विधि से अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 6 के अभाज्य गुणनखंड आएंगे, वो आएंगे 2 का भाग देंगे 3 बार और 3 का 1 बार। फिर निकालते हैं 72 के अभाज्य गुणनखंड। 2 का भाग 2 तिया 6, 2 छिक 12, फिर 2 का भाग 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 का भाग 2 नाम 18, फिर 3 का 3 तिया 9 और फिर 3 एकम 3। तो जो 6 को अभाज्य गुणनफल के रूप में लिखें तो आएगा 2 गुणा 3। 72 को लिखें तो आएगा 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2। अब 120 को लिखते हैं अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में। इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। पहले 2 का भाग देंगे 120 में 60 बार, फिर 2 का देंगे 30 बार, फिर 2 का देंगे 15 बार, फिर 3 का देंगे 5 बार और 5 का देंगे 1 बार। तो 120 को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखेंगे तो 2 की घात 3
गुणा 3 की घात 1 गुणा 5 की घात 1। तीनों संख्याओं का एचसीएफ निकालते हैं पहले। एचसीएफ 6, 72 और 120 का एचसीएफ। देखो भाई, दो सबके अंदर है, 2 की घात 3, 2 की घात 3, 2 की घात 1। तो एचसीएफ में कम घात वाला लेते हैं, तो 2 की घात 1। 3 भी 3 की घात भी 1। तो एचसीएफ निकल कर आया 6। अब निकालते हैं सॉरी, अब निकालते हैं एलसीएम। 72 गुणा 120, इसका निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम 2 की घात 3, 3 की घात 2 गुणा 5। गुणा करें तो 2 की घात 3 का मतलब 8, 3 की घात 9 और ये 5। 9 पंजे 45, 8 गुणा 45 और इन्हें गुणा करेंगे तो 360। ये उदाहरण संख्या 4। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चंस। तो बाय दोस्तों।